ध्यान रखिएगा, बनास नदी दो है। एक बनास नदी लूनी से संबंधित है और एक बनास नदी किससे संबंधित है? चंबल से संबंधित है। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रहिएगा। जो लूनी से संबंधित है उसका नाम है, हम कहते हैं बनास, लेकिन इसका नाम क्या है? पश्चिमी बनास है। तो इस चीज़ में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, यानी ये बनास है और जो लूनी का रहेगा उसका क्या नाम रहेगा? पश्चिमी बनास रहेगा। क्योंकि जो पश्चिम में है वह पश्चिमी बनास और जो इधर वाली इसका नाम केवल बनास। और ये जहाँ से निकलती है यहाँ पर है अरावली। क्या है? अरावली। इसी अरावली से नदी निकलती है बनास, और जो इधर चली जाती है, जो जाकर के लूनी में मिलती है। किसमें मिलती है? ये देखो लूनी रहेगी, और इसी लूनी की एक सहायक है जिसका नाम है पश्चिमी बनास। तो जाहिर सी बात है, यह पश्चिम है और यह पूरब है, तो यह पश्चिमी बनास है और एक ऐसी है बनास है। तो बनास चंबल की सहायक है, जबकि पश्चिमी बनास किसकी सहायक है? लूनी की सहायक है। तो इस चीज़ में भी कन्फ्यूजन हो सकता है। बनास और पश्चिमी बनास दो हैं। जैसे खारी, तो खारी एक तो चंबल की सहायक है और एक खारी स्वतंत्र नदी भी है। कहाँ पर? गुजरात में। जैसे काली, काली घाघरा का एक सहायक है और काली एक स्वतंत्र नदी भी है। तो यहाँ पर यह नदी आगे बढ़ती है और इसमें कुछ और छोटी छोटी नदियाँ आकर के मिल जाती हैं, जिसमें है सिपता है, पार्वती है और खारी है। यह इसकी कुछ प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। और यह कहाँ आकर के मिलती है? औरैया के पास आकर के यमुना नदी में मिल जाती है। और इसी चंबल नदी पर कुछ प्रोजेक्ट हैं, जिसमें हमने सबसे पहले ही कहा कि एक जलप्रपात है जिसका नाम है चूलिया जल प्रपात, राजस्थान में है। साथ में इस पर देखिए, चूंकि ये नदी जहाँ से निकलती है ये मध्य प्रदेश है। क्या है? मध्य प्रदेश। तो यह मध्य प्रदेश से कहाँ जाती है? अगर हम इसकी बात करें दूसरे में आप देखें तो यहाँ पर देखिए, ये जो यमुना नदी है इसमें यहाँ से देखो ऐसे चंबल निकलती है और निकल करके ये फिर राजस्थान में जाकर के फिर इस तरह से टर्न लेती है। तो यानी सबसे पहले यह मध्य प्रदेश में दो पार्ट बनाती है और उसका नाम यहाँ पे लिखा है। एक हम कह सकते हैं जिसको हम कहते हैं यहाँ पे गंगा सागर है। क्या है? गंगा सागर है। और एक का नाम क्या है? ये देखो गंगा सागर है, और एक जो है उसका नाम है गांधी सागर। तो ये दोनों कहाँ पर हैं? मध्य प्रदेश में है। तो शुरू में गंगा सागर और गांधी सागर कहाँ पे हैं? एमपी में हैं। इसके बाद यह नदी कहाँ पे प्रवेश कर जाती है? राजस्थान में प्रवेश कर जाती है, और राजस्थान से प्रवेश करके फिर यह यूपी की तरफ टर्न करती है। यानी ऐसे शेप इसी प्रकार से है। और राजस्थान में दो प्रमुख बनाती है, एक का नाम है राणा प्रताप सागर और एक का नाम है जवाहर सागर। तो राणा प्रताप सागर कहाँ पर है? अगर इसकी हम बात करें तो राणा प्रताप सागर आप देख रहे हैं कि यह रावत भाटा राजस्थान में है, और जबकि जवाहर सागर कहाँ है? कोटा में है। तो इसी चीज़ को हम लोग इमेज के माध्यम से देख रहे हैं कि यह नदी ऐसे निकलती है, राजस्थान में जाती है, फिर यूपी की तरफ आती है और औरैया के पास आकर के यमुना नदी में मिल जाती है, जिस पर गंगा सागर और गांधी सागर मध्य प्रदेश में हैं। जबकि राजस्थान में कौन कौन है? राणा प्रताप सागर है और एक का नाम है जवाहर सागर। जवाहर सागर कोटा में है और राणा प्रताप सागर कहाँ पर है? यह आपका हम कह सकते हैं रावत भाटा में। कहाँ पर है? रावत भाटा में। तो यह कुछ प्रमुख बिंदु थे। साथ में एक प्रमुख बिंदु ये भी था कि जो इसकी सहायक नदी जिसका नाम है सिप्ता, या जिसको हम लोग सिप्रा भी कहते हैं, या इसी को हम लोग छिप्रा भी कहते हैं, इसी नदी के किनारे एक प्रमुख स्थान है या नगर है जिसका नाम है उज्जैन, जहाँ पर कुंभ लगता है, और वहीं पर है महाकालेश्वर का मंदिर जहाँ पर कुंभ का आयोजन किया जाता है। कुंभ वैसे आपको पता ही होगा कहाँ कहाँ लगता है। हरिद्वार लगता है, उज्जैन लगता है, नासिक लगता है, और एक कहाँ लगता है? प्रयागराज में। तो यह उसी से संबंधित है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब जब हम आगे बढ़ते हैं अपने गंगा नदी तंत्र से संबंधित जो सहायक नदियां हैं, उसमें हमने कहा सबसे पहले जो दाएं तट की सहायक नदी है उसके अंतर्गत कौन है? उसमें हम बात कर रहे हैं
सबसे पहले यमुना है, और फिर जब आगे बढ़ते हैं तो इस गंगा नदी में यमुना तो आकर के मिल गई यहाँ पर प्रयागराज में, और इसी के बाद एक नदी यहाँ पर आकर के मिलती है जिसका नाम है क्या, तमसा। क्या नाम है, तमसा। तो इस तमसा नदी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर हम लोग पहले चर्चा कर लेते हैं कि यह तमसा नदी कैसे है। हाँ, अगर इसको हम एक और इमेज के माध्यम से देखना चाहें तो हम उसे भी देख सकते हैं। सबसे पहले टॉस, तमसा या टमसा के बारे में एक छोटा सा परिचय ले लेते हैं। यह जो तमसा नदी है यह तमसा कुंड से निकलती है, और यह तमसा कुंड कहाँ पे है, मैहर के पास है। कहाँ पर है, मैहर के पास है, वहाँ से ये निकलती है। और मैहर कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। तो यहाँ से इसका उद्गम होता है। और इस तमसा की एक प्रमुख सहायक नदी है जिसका नाम है बेलन नदी। तो आप लोग बेलन नदी घाटी से संबंधित कुछ इन्फॉर्मेशन इतिहास में सीखेंगे, जो एंशिएंट इंडिया है उसमें सीखेंगे। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि तमसा नदी तमसा कुंड मैहर से निकलती है, जिसकी प्रमुख सहायक नदी है उसका नाम क्या है, बेलन। लेकिन किस तट की है, दाएं तट की है। और क्या महत्वपूर्ण है कि यह इलाहाबाद के पूर्व में, कहाँ पर, पूर्व में सिरसा के निकट, कहाँ पर, सिरसा के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। अगर इसी को हम इमेज के माध्यम से देखना चाहें तो इसके लिए हम छोटा सा एक इमेज आपको दिखा देते हैं। वैसे पहले इसके बारे में हम लोग चर्चा किए हैं, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो उसको हम देख सकते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये देख लेते हैं, ये जो गंगा नदी है तो यह गंगा नदी देखिए कहाँ से निकल रही है। ये तो उसका पूरा शेप है कि गंगा नदी कैसे कैसे भागीरथी और अलकनंदा से मिलकर के आगे बढ़ती है। फिर यहाँ पर कन्नौज के पास रामगंगा आती है, फिर यमुना आकर के प्रयाग में मिल जाती है, तमसा नदी आकर के सिरसा के समीप मिलती है। तो हम इसी की बात कर रहे हैं कि जो यह सिरसा नदी है, मतलब तमसा नदी है, कहाँ पर आकर के मिलती है, सिरसा में। और यह इस प्रयागराज के थोड़ा सा पूर्व में ही है, यहाँ पर आकर के मिलती है। और यह कहाँ से निकलती है, तो यह तमसा कुंड मैहर से निकलती है और सिरसा के समीप आकर के गंगा नदी में मिल जाती है। और इसी की एक सहायक नदी है। अगर ये नदी है तो इसका दायां तट इधर होगा, ध्यान रखिएगा, ये दायां तट है। और इधर से एक सहायक नदी आकर के मिलती है जिसका नाम क्या है, बेलन नदी है। तो यहाँ पर आकर के यह नदी क्या होती है, मिल जाती है। फिर यह जब गंगा नदी आगे बढ़ती है तो ऊपर की गोमती हम लोग पढ़ चुके हैं, घाघरा, गंडक सब पढ़ चुके हैं। नीचे की एक है छोटी नदी जिसका नाम है कर्मनासा। तो कर्मनासा नदी आकर के गाजीपुर और छपरा के बीच में गंगा नदी में मिल जाती है। छोटी नदी है, स्थानीय नदी है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी यह आपको जान लेना जरूरी है कि कर्मनासा किसकी सहायक है, तो गंगा की सहायक है। बस इतना ही आपके लिए पर्याप्त है। और कहाँ से निकलती है, तो एक पहाड़ी है जिसका नाम है सरोदगढ़, और यह भी कैमूर का ही पार्ट है। जो कैमूर हिल हमने कहा विंध्याचल का लास्ट पॉइंट है, वहाँ से यह नदी निकलती है। और यह क्षेत्र अगर देखा जाए तो हमने कहा यूपी और बिहार का बॉर्डर पड़ता है, यानी जो मिर्ज़ापुर वाला सेक्शन है वहाँ से यह नदी निकलती है। छोटी नदी है कर्मनासा, और यह गंगा नदी में जाकर के गाजीपुर तथा छपरा के बीच में मिल जाती है। उसके बाद जो अगली महत्वपूर्ण नदी है वो कौन सी है, सोन। तो अब हम थोड़ा सोन के बारे में इंफॉर्मेशन ले लेते हैं कि सोन नदी कहाँ से निकलती है और कैसे कैसे आगे बढ़ती है, और इससे संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं उस पर भी हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो आइए देख लेते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण है वो कौन सा है, सोन नदी है। तो इस पर अगर हम बात करें तो जो सोन नदी है कहाँ से निकलती है, एक पहाड़ी है अमरकंटक। वैसे जब हम सतपुड़ा की पहाड़ी पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग पहाड़ी ही पढ़ेंगे। पहले हिमालय के बारे में अध्ययन करेंगे, फिर प्रायद्वीपीय भारत के बारे में अध्ययन करेंगे।
तो वहाँ पर चीज़ें आपको जो ये स्थान कभी कभी नज़र आ रहे हैं, अमरकंटक, फिर आप देख रहे हैं कैमूर, मालवा, तो ये सब आपको स्पष्ट हो जाएंगे जब हम पहाड़ी वाले सेक्शन को पढ़ेंगे। तो जो भारत का पर्वत, पठार और मैदान है उसमें ये बता देंगे। तो वैसे यह जो सोन नदी है यह निकलती कहाँ से है? हम कहेंगे कि यह एक स्थान है शेषाकुंड, अमरकंटक का ही पार्ट है, वहाँ से निकलती है। अगर हम जिला की बात करें तो शहडोल जिला है। क्या नाम है? शहडोल जिला है और मध्य प्रदेश में है। यहाँ से इस नदी की उत्पत्ति होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि सोन नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है तो एमपी के शहडोल जिला में अमरकंटक के शेषाकुंड से होती है। वैसे अमरकंटक से 3 नदियाँ निकलती हैं। ध्यान रखिएगा, अमरकंटक से कितनी नदियाँ निकलती हैं? 3। लेकिन अगर तीनों में से किसी एक पर टिक लगाना हो तो एक नदी हमारे लिए कौन मिलती है? नर्मदा। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका है क्या? अमरकंटक है। इसको हम बना देते हैं। यहाँ पर है अमरकंटक और इसी अमरकंटक के एक सेक्शन से इधर एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है? नर्मदा। और यहीं से जो नदी ये ऊपर जाती है इसका नाम है सोन, और ये जाकर के क्या होती है? गंगा नदी में इसे मिल जाती है। और इसी के एक्सटेंशन वाले पार्ट से एक नदी निकलती है जिसका नाम है महानदी। तो एक महानदी है, एक सोन है और एक का नाम है नर्मदा। 3 नदियाँ इस अमरकंटक से निकलती हैं, लेकिन तीनों में से किसी एक को अगर चयनित करना हो तो किसको चयन करते हैं? नर्मदा को। लेकिन फिर भी इसी अमरकंटक से सोन नदी भी निकलती है, लेकिन अमरकंटक के किस भाग से निकलती है? उसका नाम है शेषाकुंड। क्या नाम है? शेषाकुंड से यह नदी निकलती है। और ये शेषाकुंड कहाँ है? मध्य प्रदेश के शहडोल जिला में है। यहाँ से यह सोन नदी निकलती है। और इसकी एक प्रमुख सहायक नदी है जिसका नाम है रिहंद नदी। क्या नाम है? रिहंद नदी। और रिहंद नदी जो है एक रामगढ़ पहाड़ी है। क्या है? रामगढ़ पहाड़ी है, वहाँ से निकलती है। तो रिहंद इसकी प्रमुख सहायक नदी है। और कहाँ से निकलती है? यह रामगढ़ की पहाड़ी से निकलती है। और इसी पर एक जल विद्युत परियोजना है। क्या है? जल विद्युत परियोजना है जिसको हम लोग रिहंद बांध के नाम से ही जानते हैं। ध्यान रखिएगा, रिहंद बांध रिहंद नदी के आधार पर ही रखा गया है और रिहंद नदी इस सोन नदी की सहायक है। और इसी रिहंद बांध को एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर। क्या नाम है? गोविंद बल्लभ पंत सागर। इसी को हम रिहंद बांध के नाम से भी जानते हैं। और यह किस नदी पर बना है? रिहंद नदी पर ही बना है। और रिहंद नदी किसकी सहायक नदी है? सोन की है। और यह रिहंद नदी निकलती कहाँ से है? तो रामगढ़ की पहाड़ी है, यहाँ से निकलती है। और रामगढ़ की पहाड़ी कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। तो ध्यान रखिएगा, यानी इधर से सोन आती है और इधर से कौन आती है? रिहंद आती है। रिहंद कहाँ से आती है? छत्तीसगढ़ वाले सेक्शन से आती है। और इसी पर क्या बना है? आपका एक बांध बना है जिसका नाम है रिहंद बांध, जिसको हम लोग गोविंद बल्लभ पंत सागर के नाम से भी जानते हैं। लेकिन गोविंद बल्लभ के नाम पर 2 और हैं परियोजनाएं जिसमें आपको कन्फ्यूजन हो सकती है, इसलिए उसके भी बारे में आप थोड़ा स्पष्टता रख लीजिए। तो हम ऐसे सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जहां पर आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होने वाली है, जैसे खारी, काली नदी हो गई, सिंध नदी हो गई, खारी नदी हो गई। उसी प्रकार यहाँ पर जैसे हमने कहा राणा प्रताप, महाराणा प्रताप, तो इन सब बिंदुओं पे जहाँ पे कन्फ्यूजन की समस्या उसको हम क्लियर करते चलेंगे। डाउट आपके पास नहीं होना चाहिए। बाकी यदि डाउट है तो हम लोग आप कमेंट कर सकते हैं, उस पर हम लोग डिस्कशन कर लेंगे और क्वेश्चन के माध्यम से भी इन डाउटों को हम लोग क्लियर करेंगे। तो यहाँ पर इसी गोविंद के नाम पर 2 और प्रोजेक्ट हैं। एक है गोविंद सागर झील। क्या है? गोविंद सागर झील। और ये गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश में है। किस नदी पर है? सतलुज नदी पर है या सतलज नदी पर है।
कहीं कहीं सतलज लिखा मिलेगा, कहीं कहीं सतलुज लिखा मिलेगा, जो भी आपकी इच्छा करे आप उसे लिख सकते हैं। तो यानी जो गोविंद बल्लभ पंत यानी पूरा नाम यूपी से संबंधित है और रिहंद बांध से संबंधित है। जबकि गोविंद बल्लभ जो झील है, यानी गोविंद बल्लभ नहीं बल्कि रहेगा गोविंद सागर झील। यह कहाँ पे, वैसे सागर शब्द आप देखेंगे हम लोग आंध्र प्रदेश के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी यह हिमाचल प्रदेश में है। किस नदी पर है? सतलज नदी पर है। इसी प्रकार एक और है जिसका नाम है गोविंद सागर बांध है, झील हिमाचल प्रदेश में, लेकिन जो बांध है ये कहाँ पर है? ललितपुर में है। और ललितपुर कहाँ है? यूपी का देखेंगे दक्षिणतम पॉइंट में आता है, वहाँ पर है। और वहाँ पर एक स्थानीय नदी है जिसका नाम है शहजाद नदी। क्या नाम है? शहजाद नदी, उस पर है। तो यहाँ पर है यूपी की ललितपुर में एक स्थानीय नदी है जिसका नाम है शहजाद नदी, और उस शहजाद नदी पर एक बांध बना है जिसका नाम है गोविंद सागर बांध। तो गोविंद सागर बांध, ललितपुर, शहजाद नदी। जो गोविंद सागर झील है यह हिमाचल प्रदेश में है, और जो गोविंद बल्लभ पंत एक सागर है ये कहाँ पर है? यह भी उत्तर प्रदेश में है, लेकिन यह रिहंद नदी पर है, जिसके आधार पर रिहंद बांध की उत्पत्ति मानी जाती है। फिर आगे बढ़ते हैं तो इसी पर एक पॉइंट और भी महत्वपूर्ण है, और वो ये है कि सोन नदी पर भी एक डैम बना है जिसका नाम है वाण सागर। क्या नाम है? वाण सागर। तो ये ध्यान रखिएगा, वाण सागर किस पर है? इसी सोन नदी पर है। और खास करके देखा जाए तो यह जो एमपी का शहडोल जिला है जहाँ से यह सोन नदी निकलती है, वहीं पर ए है आपका। लेकिन इसका फायदा जो वाण सागर है तो एमपी में, लेकिन इसका फायदा क्या केवल एमपी को मिलता? ऐसा नहीं है। जो नदियाँ होती हैं, जो प्रकृति प्रदत्त चीज़ें होती हैं, वह किसी एक क्षेत्र से प्रतिबद्ध नहीं होती हैं। उसका हित जहाँ तक हो सार्वजनिक होता है, और इसी दृष्टिकोण से आपको समझना पड़ता है। इसलिए इसका जो जल है या इसके जो बेनिफिट हैं वह केवल एमपी को नहीं मिलता है, बल्कि एमपी के साथ साथ किसको किसको मिलता है? यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश और बिहार को भी मिलता है। किससे? बाण सागर। तो बाण सागर सोन नदी पर है, जबकि रिहंद बांध सोन की सहायक नदी रिहंद नदी पर है। तो बात तो स्पष्ट हो गई होगी। और एक छोटा सा बिंदु है जिसका नाम है नॉर्थ कोयल रिजर्वायर, और यह काफी चर्चा में रहा है। जो नॉर्थ कोयल रिजर्वायर है, रिजर्वायर मतलब यह एक प्रकार से जल को संग्रहित करने के लिए बनाया गया है, और यह इस पर एक है मंडल डैम। क्या है? मंडल डैम। और कहाँ पर है? झारखंड में है। और यह नॉर्थ कोयल जो रिजर्वायर है इसी सोन नदी पर है। किस पर है? सोन नदी पर। तो सोन नदी पर एक प्रमुख रिजर्वायर है जिसका नाम क्या है? मंडल डैम। क्या नाम है? मंडल डैम है। और यह किस नदी पर बना है? सोन की सहायक नदी जिसका नाम है नॉर्थ कोयल। तो अगर सोन में सबसे महत्वपूर्ण किसी एक बिंदु की बात की जाए तो वह यही बिंदु है कि मंडल डैम। क्या है? मंडल डैम। और ये मंडल डैम कहाँ है? झारखंड में है। किस नदी पर है? नॉर्थ कोयल नदी पर है। नॉर्थ कोयल नदी किसकी सहायक है? तो सोन की सहायक है। लेकिन एक और कोयल है जिसका नाम है दक्षिणी कोयल यानी साउथ कोयल। लेकिन जो साउथ कोयल है किसकी सहायक है? ब्राह्मणी की। तो कंफ्यूजन नहीं है। आप देखेंगे जो ब्राह्मणी है, सोन तो यहाँ पर है और ब्राह्मणी यहाँ पर है, तो जाहिर सी बात है यह उत्तर में है और ये दक्षिण में है। नॉर्थ तो यही है देखने में, आपके हिसाब से अगर इसे ड्रॉ कर लें तो यह नॉर्थ हो गया और ये साउथ। तो नॉर्थ से नॉर्थ कोयल सोन की हो गई और साउथ से साउथ कोयल किसकी हो गई? ब्राह्मणी की हो गई। तो ठीक है, यानी जो मंडल डैम है जो झारखंड में है यह सोन की सहायक नदी नॉर्थ कोयल पर है, जबकि साउथ कोयल
किसकी सहायक है? ब्राह्मणी की सहायक है। इसमें कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। तो ये छोटे छोटे बिंदु सोन नदी से संबंधित थे जिस पर हमने चर्चा कर लिया। अब हमारी जो सबसे प्रमुख जो इसका पार्ट है जिस पर हमें डिस्कशन करना है वह ये है कि गंगा नदी जब आगे बढ़ती है तो आगे बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुँच जाती है? यहाँ पर एक स्थान जिसका नाम है फरक्का बैराज, यानी एक बैराज बनाया गया है गंगा नदी पर। और यह बैराज क्यों बनाया गया है? क्योंकि इसके बनाने के पीछे जो कारण है वह कारण ये है कि ये गंगा नदी आ रही है, यहाँ पर है फरक्का और यहाँ से एक सेक्शन चला जाता है बांग्लादेश में और एक सेक्शन आपके वेस्ट बंगाल में एंट्री करता है। तो यहाँ पर जो फरक्का बैराज बना है, क्या नाम है? फरक्का बैराज। यह बनाया इसलिए गया है क्योंकि यह गंगा नदी मैदानी क्षेत्र से आती है तो काफ़ी ज़्यादा अपने साथ अवसाद लेकर के आती है, और जब काफ़ी ज़्यादा अवसाद लाएगी तो इससे जो हुगली नदी है, कौन सी नदी है? इसका नाम है हुगली। यह हुगली नदी में ला करके अपने अवसाद को जमा कर देगी, जिससे हुगली नदी का जो ट्रांसपोर्ट है, हल्दिया जो नदी है, जो हल्दिया एक पोर्ट है, वह हल्दिया पोर्ट क्या हो जाएगा? समस्याग्रस्त हो जाएगा, जिसके कारण जो बड़े बड़े पोत हैं वह यहाँ पर नहीं आ पाएंगे। इसीलिए यहाँ पर एक बैराज बनाया गया कि जिससे जो इधर से अवसाद आ रहा है वह यहीं पर जमा हो जाए, इस हुगली नदी में प्रवेश ना करे। तो अब हम हुगली नदी पर डिस्कशन करेंगे कि इस हुगली नदी की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। इस पर हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, जिसमें हम लोग 4 नदी की बात करेंगे। जिसमें कितनी नदियां हैं? 4 नदियां हैं। तो इसके बारे में हम लोग अध्ययन कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं? मयूराक्षी एक नदी है। क्या नाम है? अगर हम नाम लिखना चाहें ऊपर से, यानी उत्तर से दक्षिण का क्रम देखिएगा, यानी इसको 1 माने, इसको 2 माने, इसको 3 माने और इसको 4 माने, तो 1 का नाम जो है, जो सबसे पहली हुगली की सहायक रहती है, उसका नाम है मयूराक्षी। क्या नाम है? मयूराक्षी। यह किसकी सहायक है? हुगली की सहायक है। इसके बाद दूसरी की बात करें तो दूसरी है आपकी अजय, यह भी इसी हुगली की सहायक है। अगर हम तीसरे की बात करें तो तीसरे का नाम है दामोदर, यह भी हुगली की सहायक है। अगर हम चौथे की बात करें तो चौथे में है हल्दिया, यह भी किसकी सहायक है? इसी हुगली की सहायक है। तो यह गंगा नदी धीरे धीरे आगे बढ़ती है। इसकी सभी सहायक नदियों से हमने डिस्कशन किया है। इस पर जितने भी प्रोजेक्ट हैं उसके बारे में भी हमने डिस्कशन किया है। तो हम इसके लास्ट पड़ाव पे आ गए हैं। हम बांग्लादेश का जो सेक्शन है उसको पद्मा कहते हैं, जो आगे चल कर के मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में अपने जल का विसर्जन करती है। तो उसको भी हम देखेंगे, लेकिन जब ब्रह्मपुत्रा पढ़ेंगे तो देखेंगे। यानी इसके बाद का जो सेक्शन है ब्रह्मपुत्रा में हम पढ़ेंगे। इसके इधर का पार्ट हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं अभी, यानी हुगली तक का पार्ट। बाकी जो पद्मा वाला सेक्शन है या मेघना वाला सेक्शन है वो किस में चला जाएगा? ब्रह्मपुत्रा वाले में आ जाएगा, उसमें हम पढ़ेंगे। उसको यहाँ पे अभी हम नहीं डिस्कशन करेंगे। तो यह जो हुगली है, हुगली की 4 सहायक हैं। सबसे पहले कौन है? मयूराक्षी, जो सबसे उत्तर में है। फिर उसके दक्षिण में कौन है? अजय है। उसके दक्षिण में कौन है? दामोदर है। और उसके दक्षिण में कौन है? हल्दिया नदी है। लेकिन इन सभी नदियों में सभी नदियां महत्वपूर्ण नहीं है, बस केवल पूछा जा सकता है कि ये नदी किसकी सहायक नदी है या किस नदी तंत्र का भाग है, तो आपको वहाँ पर जवाब दे देना है। वहाँ पर कोई कन्फ्यूजन आपके सामने नहीं आना चाहिए। लेकिन इन सभी चारों में जो सबसे महत्वपूर्ण नदी है वो कौन है? दामोदर है। तो अब थोड़ा सा हम दामोदर के बारे में सामान्य परिचय ले लेते हैं कि दामोदर नदी निकलती कहाँ से है, दामोदर की कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं, और दामोदर पे कौन से प्रोजेक्ट हैं जिसके लिए दामोदर नदी जानी जाती है। तो जो भी दामोदर से महत्वपूर्ण बिंदु हैं उस पर थोड़ा हम डिस्कशन कर लेते हैं और देख लेते हैं क्या क्या है। तो अगला हमारा जो सेक्शन है वो है दामोदर नदी पर। और हम बात करें, यह जो दामोदर नदी है
यह हुगली नदी की ही क्या है, एक पार्ट है। और ये दामोदर नदी की जो उत्पत्ति होती है, तो हम देखेंगे जो हमारा पूर्वी पठार है, पूर्वी पठार में एक पठार का नाम है जिसको कहते हैं छोटा नागपुर का पठार। उस छोटा नागपुर के पठार में 3 सेक्शन होता है। एक का नाम है राजमहल, एक का नाम है रांची का पठार, और एक का नाम है हजारीबाग। तो उसी रांची के पठार, क्या रांची के पठार से निकलती है, लेकिन स्थान का नाम क्या है, बालू मठ। क्या नाम है, बालू मठ। जिला कौन सा है, पलामू। और किस राज्य का है, झारखंड। यानी झारखंड के पलामू जिला में रांची के पठार में एक स्थान है जिसका नाम है बालू मठ। वहाँ से कौन नदी निकलती है, दामोदर नदी निकलती है। तथा जब यह आगे बढ़ती है तो रांची के पठार पर ही जैसे ही वह उतरती है, एक देखते हैं वहाँ पर प्राकृतिक सीमा बनाती है। क्या बनाती है, प्राकृतिक सीमा बनाती है। किसके किसके बीच में सीमा बनाती है, तो यह रांची के पठार और हजारीबाग के बीच में प्राकृतिक सीमा बनाती है। तो इसके बारे में अभी ये थोड़ा कन्फ्यूजन आपको लग सकता है, कैसे सीमा बनाती है। तो यहाँ पर जब हम प्रायद्वीपीय भारत के पठारों के बारे में अध्ययन करेंगे तो वहाँ पर हम बताएंगे कि जो पूर्वी पठार है उसका जो छोटा नागपुर वाला सेक्शन है, उस छोटा नागपुर के 3 पार्ट हैं जिसमें राजमहल है, हजारीबाग है और रांची का पठार है। तो हजारीबाग और रांची के पठार के बॉर्डर पर ही ये आपकी दामोदर नदी आगे बढ़ती है। फिर भी अगर छोटा सा हम बनाना चाहें तो हम बना सकते हैं। यानी हम कहें कि अगर हम ऐसे मान लेते हैं कि यह हजारीपुरा छोटा नागपुर है, तो छोटा नागपुर का ऐसे 3 सेक्शन कर लेते हैं। यह आपका होता है राजमहल, ये आपका है हजारीबाग और ये आपका है रांची। तो इसी बॉर्डर से जो नदी गुजरती है, इसी नदी का नाम क्या है, इसी नदी का नाम है दामोदर। यानी रांची के पठार और हजारीबाग की प्राकृतिक सीमा कौन बनाती है, यह दामोदर नदी बनाती है। और यह जहाँ से निकलती है यह रांची का पठार ही है, लेकिन स्थान का नाम क्या है, बालू मठ, जो झारखंड के किस डिस्ट्रिक्ट में आता है, पलामू डिस्ट्रिक्ट में आता है। ठीक है, आगे जब बढ़ते हैं तो इसके लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि इसे सबसे प्रदूषित नदी माना जाता है, लेकिन किसके बाद, साबरमती के बाद। और इसके प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है, क्योंकि जो यहाँ पर कोल माइनिंग है, उस कोल माइनिंग के कारण उसके जो अपशिष्ट हैं उसके कारण यह पूरा दामोदर नदी जैविक मरुस्थल हो चुकी है। क्या हो चुकी है, जैविक मरुस्थल, जहाँ पर किसी भी प्रकार के वनस्पति और जीव की कल्पना नहीं की जा सकती है। ऐसे क्षेत्र को हम लोग जैविक मरुस्थल घोषित कर देते हैं। तो इसे जैविक मरुस्थल भी हम लोग कहते हैं। लेकिन साबरमती के बाद ये दूसरी सबसे प्रदूषित नदी मानी जाती है। इसकी जो प्रमुख सहायक नदी है उसका नाम है बराकर, और क्या है, कोनार, जामुनिया और साली। लेकिन इसकी जो सबसे प्रमुख अगर सहायक माना जाए तो उसका नाम क्या है, बराकर है। एक और इसी से मिलती जुलती नदी है, ये बराकर, ध्यान रखिएगा, ये दामोदर की सहायक है। जबकि एक बराक नदी है, क्या नदी है, बराक। और बराक जो नदी है यह स्वतंत्र नदी है, जो कहाँ से निकलती है, नागालैंड के किस स्थान से, माउंट जपोई की पहाड़ी है वहाँ से निकलती है, जो नागालैंड और मणिपुर का बॉर्डर है वहाँ से निकलती है। और यानी नागालैंड से निकलती है, मणिपुर, मेघालय, असम होते हुए यह बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। और इसी बराक नदी पर, बराकर नहीं बल्कि बराक नदी पर ही एक झील है जिसका नाम है लोकटक झील। तो हम लोग लोकटक झील के बारे में भी अलग से पढ़ेंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम लोग एक एक के बारे में पढ़ते जाएंगे। लेकिन फिर भी यहाँ पर बराकर से आप बराक पे कोई कन्फ्यूजन न रखिएगा, क्योंकि बराक एक स्वतंत्र नदी है जो नागालैंड और मणिपुर के बॉर्डर पे स्थित माउंट जपोई की पहाड़ी से निकलती है तथा मिजोरम होते हुए असम के माध्यम से या बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। एक कौन सी नदी है, बराक। जबकि बराकर किसकी सहायक है, दामोदर की सहायक है। तो दोनों में थोड़ा सा आपको अंतर स्पष्ट किए रखना है। और इसी
बराक पर कौन सी झील है? लोकटक झील है। और लोकटक झील की चर्चा में रहने का कारण क्या है? क्योंकि उसी लोकटक झील में एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है केबुल लामजाओ, और केबुल लामजाओ पर एक हिरण रहता है जो हम कह सकते हैं स्थानिक है, उसका नाम है संघाई हिरण, जिसके लिए केबुल लामजाओ चर्चा में रहता है। तो संघाई चर्चा में है इसलिए केबुल लामजाओ चर्चा में रहता है, केबुल लामजाओ चर्चा में रहता है इसलिए लोकटक झील चर्चा में रहती है, और लोकटक झील चर्चा में इसलिए बराक नदी भी चर्चा में रहती है। तो आपको ध्यान रखना है, बराक नदी बराकर नदी नहीं है, बराकर नदी दामोदर की सहायक है। और इसमें क्या महत्वपूर्ण है? 2 डैम हैं किस नदी पर? इसी हम कह सकते हैं कि बराकर नदी पर, और एक का नाम है पंचेत, एक का नाम तिलैया और एक का नाम है मैथुन। जबकि पंचेत जो है, पंचेत आप देखेंगे तो दामोदर पर ही बना है। किस पर बना है? दामोदर पे। यानी इस बराक नदी पर यानी बराकर पे 2 डैम है, एक का नाम तिलैया और एक का नाम मैथुन। जबकि दामोदर पर कौन सा डैम है? पंचेत डैम है। जबकि कोनार नदी जो इसकी है उस पर कौन सा डैम बना है? कोनार डैम बना है। तो इसको भी थोड़ा हम लोग इमेज के माध्यम से देख लेते हैं कि यह कैसे कैसे इनका स्ट्रक्चर है, जिससे आपको थोड़ी अस्पष्टता और आ जाए। तो देख लेते हैं उसके बारे में यहाँ पर हम। यहाँ पर एक छोटा सा इमेज है और इसके बारे में हम, ये आपका है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो दामोदर नदी है यह निकलती कहाँ से है? जहाँ से निकलती है यह रांची का पठार है, और स्थान का नाम क्या है? बालूमठ है, जो पलामू डिस्ट्रिक्ट है किसका? झारखंड का। वहाँ से ये नदी निकलती है और आगे बढ़ती है। और इसी की 2 सहायक नदियों की हम बात कर रहे हैं, ज़्यादा नहीं, वैसे हैं तो कई लेकिन 2 प्रमुख हैं इसलिए 2 की हम बात कर रहे हैं। एक का नाम बराकर, बराक नहीं, बराक तो आपकी मेघालय से निकलती है, नागालैंड से निकलती है। एक कौन सी है? बराकर है। और इसी बराकर पर 2 डैम है, एक का नाम है तिलैया जो झारखंड में है, और एक का नाम है मैथुन, ये भी कहाँ पर है? झारखंड में है। तो आपसे पूछा जा सकता है तिलैया, मैथुन, पंचेत और दुर्गा बैराज, इसमें से कौन सा दामोदर नदी पर है या कौन सा कोनार नदी पर है? तो आपको थोड़ा स्पष्ट रखना है। तो 2 बराकर पर है, एक का नाम तिलैया है और एक का नाम मैथुन है। कोनार नदी पर कोनार डैम है, ये भी कहाँ पर है? झारखंड में है। जबकि दामोदर पर कौन है? एक तो पंचेत है, ये कहाँ पर है? झारखंड में है, और दूसरा है दुर्गा बैराज, और ये कहाँ पर है? वर्धमान में है। तो इस प्रकार दामोदर नदी से संबंधित 2 प्रमुख सहायक नदियाँ बराकर और कोनार। बराकर पर जो डैम है उसका नाम है, एक का नाम है तिलैया और एक का नाम मैथुन। जबकि दामोदर पर जो है उसका नाम है पंचेत और दुर्गा बैराज, और कोनार पर जो है उसका नाम है कोनार डैम। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो गंगा नदी है और गंगा नदी से संबंधित जो यहाँ पर प्रमुख बिंदु हैं, उन प्रमुख बिंदुओं को हम लोग पढ़ते हुए आगे बढ़े। और इसमें कई बिंदुओं पर हम लोगों ने चर्चा किया कि कौन कौन सी इसकी सहायक नदियाँ हैं और ये कितने क्षेत्रों में बहते हुए किस किस नाम से आगे बढ़ती है। इसके बारे में अगर संक्षिप्त में हम बात करें तो यहाँ पर उसी इमेज को एक बार फिर से हम आपको सामने दिखा दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिए। यह भागीरथी और अलकनंदा के नाम से निकलती है। इसकी सहायक नदी रामगंगा, यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी और महानंदा है। फरक्का के पश्चात यह नदी 2 पार्ट में बंट जाती है। जो बांग्लादेश में प्रवेश करती है वह गंगा पद्मा कहलाती है, और मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में अपने जल का विसर्जन कर देती है। लेकिन फरक्का बैराज से जो सेक्शन वेस्ट बंगाल में जाता है उसे हुगली कहते हैं, और इस हुगली की 4 सहायक हैं। इसमें सबसे पहले मयूराक्षी है, अजय है, दामोदर है और कौन है?
हुगली है। और इस दामोदर को एक नाम से और जानते हैं, दामोदर को हम कहते हैं पश्चिम बंगाल का अशोक। क्या कहते हैं? दामोदर को हम कहते हैं पश्चिम बंगाल का अशोक, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। साथ में हुगली को हम कहते हैं विश्वासघाती नदी। क्या कहते हैं? विश्वासघाती नदी। किसे? हुगली को। ये भी पॉइंट आपको नोट डाउन करने योग्य है कि विश्वासघाती किसे कहते हैं और पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहते हैं तथा बिहार का शोक किसे कहते हैं। इस तीनों में शब्द में अंतर स्पष्ट किए रखिएगा। और इस प्रकार यह गंगा नदी क्या होती है? अपने हुगली तथा मेघना वाले ब्रांच के माध्यम से एक डेल्टा बनाती है जिसका नाम क्या है? सुंदरबन डेल्टा। और इसी सुंदरबन डेल्टा पर एक बिंदु है जिसका नाम है गंगा सागर द्वीप। क्या है? गंगा सागर द्वीप। तो गंगा सागर जो द्वीप है, यह ध्यान रखिएगा हुगली नदी के पार्ट पर है। किस पर है? हुगली नदी। हुगली नदी के मुहाने पर कौन है? गंगा सागर द्वीप। जबकि मेघना के मुहाने पर जो है उसका नाम है न्यू मूर आइलैंड। क्या नाम है? लिख देते हैं, यहां पर है। उसका नाम है न्यू मूर आइसलैंड। ये जो न्यू मूर आइसलैंड है यह इस मेघना के सेक्शन पर है, मुहाने पर है। जबकि हुगली के मुहाने पर कौन है? गंगा सागर द्वीप है। ये भी एक छोटा सा बिंदु है जहाँ से आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। तो इस प्रकार जहाँ तक संभव था वहाँ तक हमने गंगा नदी से संबंधित सभी बिंदुओं पर हमने चर्चा किया है। और यदि इसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या मिलती है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, उस पर हम लोग विचार करेंगे और आपके सभी प्रकार के डाउटों को क्लियर किया जाएगा। और यदि इससे संबंधित कोई प्रश्न आपके पास है तो आप उसे भी पूछ सकते हैं। हाँ, रही बात इससे संबंधित जो हमारे पास कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उस पर हम डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए हम यहीं पर अपने टॉपिक को समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में जिसमें हम डिस्कशन करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।